माँ हर रोज़ अपने कमरे से तेल लाती थी और भाभी के पेट पर लगा देती थी और कहती थी कि इससे तू गर्भवती हो जाएगी। बस अपने पति को मत बताना, वरना वह तुझे तलाक दे देगा। कुछ दिन में भाभी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था और जब मैंने भी वह तेल लगाया तो कुछ दिन में मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन वह तेल लैब में टेस्ट के लिए लेकर गई तो रात जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम मयूरा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खोलने की आवाज़ से मैं अपनी चप्पल पहनकर फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुँची, मैंने देखा कि भाभी रोते हुए अंदर आई और भागते भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और उनके पीछे मम्मी भी अंदर आई। मैंने मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी तो वह मुझसे कहने लगी कि वह नाटक कर रही है, तुम उस पर ध्यान न देकर अपनी पेपर पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने कभी भी किसी तरह का कोई नाटक नहीं किया था, तो फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही है। मैं यह सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर अपने कमरे में आ गई। आज पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरा पेपर आने वाला था तो मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर मजबूरन खाना मम्मी को ही बनाना पड़ा। वह मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने से मना कर दिया था, क्योंकि वह किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई दूसरे शहर में जॉब करते थे। वह कल आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी, लेकिन मैं चुपचाप यह सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से यह सब बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी थी। अगले दिन भी ये सब चलता रहा। भाभी ने खुद को कमरे से बाहर नहीं निकाला था और आज भी मम्मी ने खुद ही खाना बनाया था। रात को जब भाई घर आए और उन्होंने भाभी को बाहर में नहीं देखा तो वह मम्मी से उनकी ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा तो मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई कि चलो, भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे भी सामने आ ही जाएगा। भाई जब भाभी के कमरे में जाने लगे तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो भाई को घबराहट सी होने लगी थी। वह जल्दी से दूसरी चाबी लेकर आए और दरवाज़ा खोलने लगे। दरवाज़ा खोलकर भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाभी सो रही हैं। भाई ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में आए और मुझे देखकर कहने लगे, मयूरा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भाई की बात सुनते ही जल्दी से मम्मी के कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से से मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी, आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दो। वह बहुत सीधी सादी है, आप उससे ऐसा काम नहीं करवाइए। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वह खुद ही दे देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके की बाबा या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई तो याद रखिएगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर चला जाऊंगा और यह घर छोड़ दूंगा। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी फ़ौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए ही तो यह सब कर रही हूँ। लेकिन बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं बहू को लेकर नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यह घर छोड़कर मत जाना। मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। मम्मी की बात सुनकर भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही
मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में गई और कमरे में आते ही मैं अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही है। मम्मी भाभी को किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी? क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि मम्मी मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है, वह यह सब नहीं कर सकती है, उसे यह सब अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो दाल में काला है। तभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही है। यह सोचते ही मैंने अपनी सोच को ना में बदला। ऐसा नहीं हो सकता है। भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी? वह अपने ही बेटे का घर क्यों बर्बाद करेंगी? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कह रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र और सीधी है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं इन्हीं सोचों में बहुत देर तक उलझती रही। आखिर में मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर झटक कर पढ़ने बैठ गई। कुछ दिन बाद भाई की छुट्टी खत्म हो गई और वह अपने काम पर वापस चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगे। अब सब पहले जैसा होने लगा। भाई के मना करने के बाद मम्मी भाभी को किसी भी पंडित और बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी अब बहुत खुश रहने लगी थी और अब वह हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा समय बिताती थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात के बारे में पूछती थी जिस दिन वह रोते हुए घर आई थी, तो वह घबराकर बात बदल देती थी और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती थी। मुझे उनके इस व्यवहार से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी इस तरह घबरा क्यों रही हैं और मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हैं। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे कुछ हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वह अक्सर भाभी के कमरे में जाकर उनसे पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से में बातें भी सुना देती और कभी कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और हैरत में थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है। मम्मी और भाभी ऐसा क्यों कर रही है, जैसे कि वह कोई राज छुपा रही हो। कुछ तो ऐसा था जो गलत था। कुछ तो था जो मम्मी हम सब से छुपा रही थी और भाभी से करवा रही थी। मुझे अक्सर यह सारे सवाल बहुत परेशान करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच के बारे में भी तो पता नहीं था। ऐसे कैसे किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती थी। इसलिए मैं मजबूर होकर सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। अब घर के माहौल से मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। उन्होंने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी यही वजह थी कि वह जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो हमेशा गुस्से में ही रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे डांट दिया करती थी। मैं बहुत बेसब्री से भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने एक दो बार भाई को कॉल करके कहा भी था कि भाई प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि मयूरा, मैं तुम्हारे बुलाने पर घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी के कुछ एम्प्लॉय भी छुट्टी पर गए हुए हैं, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं आ सकता हूँ। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पड़ा था और मैं भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की सहेली सुधा आंटी मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर आई। मम्मी से मिलकर वह आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि उनकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। जबकि मम्मी भी उनकी इस हरकत में पूरा पूरा साथ दे रही थी और यह सब बातें मुझे चौंकाने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद भाभी चाय लेकर आई और चाय देने के बाद वापस जाने लगी तो सुधा आंटी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। भाभी ने उनको सवालिया भरी नज़रों से देखा। आंटी के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी, बहू थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी सहेली तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और सुधा आंटी बार बार नज़रों से बातें कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे।
आंटी भाभी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है मेरे बेटे की शादी को, और देखो मेरी बहू ने मुझे दादी बनने का सुख दे दिया। अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले ही मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पोता डाल दिया है। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वह भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। भाभी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी। वह और कर भी क्या सकती थी। फिर आंटी कहने लगी, तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है अभी तक। भाभी उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। आंटी फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी कि बेटा, तुम हो तो बहुत खूबसूरत, कोई ऐब भी नज़र नहीं आती है तुम में। तो आखिर बात क्या है कि अभी तक तुम्हारी गोद सुनी है। उनकी बात सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली जरूर भरेंगे। आंटी भाभी की बात सुनकर अपना चेहरा मुरझाकर बोली, बेटा, दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है, लेकिन आजकल के लोगों को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। आंटी के जाने के बाद भाभी अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी भी तरह मयंक को पता ना चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तुम यह ख्याल रखना कि किसी भी तरह यह बात उसके कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस अब मुझे अब और लोगों के ताने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये फैसला किया है और आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह यह बात मयंक को पता नहीं लगने दूंगी। भाभी कहकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई और भाभी के जाते ही मम्मी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी चुपके से मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। तभी मैंने सुना मम्मी कह रही थी कि वाह सुधा, क्या एक्टिंग की है तुमने, तेरा यह नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और कहने लगी कि वह राजी है बाबा के पास जाने के लिए, और शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी। देख सुधा, तेरी एक चाल में ही मेरी बहू बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई है। अरे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी नहीं हो सकती हूँ, और देर रुकूंगी तो चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने चाल में फंसाया था। भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। मैं यह सब सोचने में लगी हुई थी कि तभी मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम को तैयार रहना, हम 7 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया था और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई थी। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली हैं। इन्हीं सारे सवालों में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। देर रात से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख बहुत ज़्यादा लेट खुली थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आई। मुझे यह सच परेशान कर रही थी कि कहीं मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई। लेकिन मैं जब आंगन में गई तो मैंने देखा कि भाभी वही है। ऐसे ही टेंशन में वक्त गुजरता गया और शाम हो गई। शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार होकर मम्मी का इंतजार कर रही थी, जबकि पता नहीं मम्मी अपने कमरे में किससे बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी कि अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर आ गया हो। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली अपने हाथ में उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रही हो, तो मम्मी गुस्से से बोली कि मैं तुम्हें आकर जवाब दूंगी,
अभी चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं आंगन में बैठकर चाय पीने लगी तो मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक तेल की शीशी निकालकर भाभी को देने लगी और कह रही थी कि बाबा ने यह तेल दिया है और वह कह रहे थे कि उन्होंने बांझ औरतों के लिए तैयार किया है। ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है यह तेल बाबा ने। वह कह रहे थे कि तुम्हें रोजाना यह तेल अपने पेट पर लगाना है और कुछ ही दिनों में तुम गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात यह है कि बाबा जी ने इस तेल पर मंत्र पढ़कर दिए हैं और वह कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तो भी उसकी पत्नियां तेल लगाने से गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वह तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा के किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटियां वाले तेल पर यकीन था। आखिर मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस ने नहीं बनाया है। यह सरासर झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी भाई की जोरदार नमस्ते की आवाज़ से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी। मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने यह सब कहा था। भाई के आने से घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मम्मी भाई से छुपाकर वह तेल रोज रात को भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप से वह तेल लगाने दे रही थी, क्योंकि वह भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी खुशी मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हो। मम्मी खुशी से भाभी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली कि देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा। लेकिन मेरे लिए यह यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं भाभी के कमरे में गई और वह तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई और सबसे छुपाकर मैंने भी वह तेल अपने पेट पर लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। यूनिवर्सिटी जाते हुए तेल की बोतल भी अपने साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा लैब में गई और वहां की टीम से बात करके 4-5 टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति भूल चुकी थी। हैरत से उस तेल को देखे जा रही थी। मुझे मालूम हुआ कि यह सरासर गलत है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटियां या कोई और दवाई शामिल नहीं है। मैं तेल लेकर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और सीधा डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवाई। डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लगातार उल्टियां आ रही है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी कि एक मेडिकल की स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। फिर मैं वहाँ से घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो यह सब सुनते ही बेहोश होते होते बची, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से ही वह बाबा कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो वह कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता। मैंने मम्मी को यह सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मम्मी रोते हुए कहने लगी, मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी बाबा को पहचान नहीं सकी। इस मामूली सी तेल के बदले उसने मुझसे 4 तोले सोने और 1 लाख रुपए लिए हैं। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी। आखिर मैंने यह क्या कर दिया? भाई ने उस फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए अगले ही दिन ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी बंद कर दिया गया। भाई अंत में बस इतना ही बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में कुछ भी होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज़ मिल जाती है। काश
आपने भी भगवान पर यकीन किया होता तो आप उस ढोंगी बाबा से बच जाती। मम्मी ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया।